हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं बच्चा लोग? आप लोग अच्छे हैं? भाई पढ़ाई लिखाई को स्लो मत करिएगा, क्योंकि एक ही हम लोगों का टारगेट है अब की बार, आपको सिलेक्शन दिलवाना। ये मेरा जो है टारगेट है और आपको सिलेक्शन लेना है। ये आपका भी भाई जिद है अब की बार। तो इसी बात को लेकर आज हम लोग जो टेस्ट पेपर करेंगे वो ईवीएस का टेस्ट पेपर करेंगे। और ये जो मैं टेस्ट करवा रही हूँ ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं इसमें। और इससे आपके कई सारे फायदे होंगे। पहला फायदा ये हो जाएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। और हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे जो है अन्य बातों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपको उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो बातें भी आप सभी को पता चल जाएगी। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी को देनी थी मुझे कि कल से आप सभी की करंट अफेयर की भी क्लास चलेगी। मॉर्निंग में आपको क्लासेस मिल जाएगी करंट अफेयर की। आप सभी उसका नोट्स बनाना होगा, नोट्स बनाइएगा। नहीं तो उसका जो पीडीएफ होगा आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, टेलीग्राम चैनल है, आप वो टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको उसका डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक वाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा आप सभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ बहुत सारी बातें। देखिए, प्रश्न पहला आप सभी के सामने है और मैं देखूंगी कौन कितने बढ़िया से आंसर करता है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और जो भी आपके पास जानकारी हो वो भी आप जरूर लिखिए उनसे रिलेटेड। प्रश्न पहला पूछा गया है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन दिया है कि टाइफाइड है, कॉलेरा है, जुखाम है या फिर मलेरिया है। जल्दी से प्रश्न का आंसर आप सभी दें। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, बहुत बढ़िया। यस, वायरस संक्रमण से जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है? जुखाम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड बोलते हैं। ठीक है। अब आपसे प्रश्न अगर कभी भी पूछा जाए कि भाई जुखाम जो है वो किस वायरस से होता है, तो ये भी याद रखना बेटा, कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है? राइनो वायरस जिम्मेदार है। ठीक है, राइनो वायरस इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। और अगर हम टाइफाइड या कॉलेरा की बात करें ना, तो ये दोनों किससे? ये दोनों जीवाणु जनित रोग हैं, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले क्या हैं? रोग हैं ये सभी। और दूषित पानी वानी पिएंगे ना, उसको खाने से आपको जो है ये सारी बीमारी होती है। और मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया किससे? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और देखिए, मलेरिया से लेकर ना और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई जो हमारा मलेरिया है वो किस मच्छर को काटने से होता है। तो आप सभी याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज किसको काटने से होता है? मादा एनाफिलीज को काटने से जो है आपका ये मलेरिया जो है रोग होता है। और दूसरी चीज है, आपसे पूछा जाता है इसमें दवाई कौन सी प्रयोग की जाती है मलेरिया में। तो जो दवाई होता है वो कौन सी दवाई यूज होता है? बताओ बेटा जल्दी से। कुनैन। ठीक है, कुनैन नामक दवाई का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और ये जो कुनैन नामक दवाई होता है ये किससे प्राप्त होता है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट सा क्वेश्चन है, तो क्या बताएंगे? सिनकोना की छाल से। ठीक है, किससे? सिनकोना की छाल से जो है ये आपका जो मलेरिया की जो दवाई बनती है वो उससे बनती है। ठीक है, तो यहां तक सबका डन। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे और बनता है आप सभी का कि मलेरिया जो है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो इसकी जो खोज की थी ना, किसने किया था बताइए? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या याद रखेंगे? रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने इसके बारे में क्या की थी? खोज की थी। डन सबको? जो भी आपके विकल्प थे, जो भी आपके प्रश्न थे, वो हमने डिस्कस किया है। और चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने समझदार हैं और कितना बढ़िया आंसर करते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या फिर वृष्टि है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बहुत बढ़िया, ये तो सभी को पता होगा मुझे लगता है। देखिए, भारत में कृषि को सबसे प्रभावित करने वाला जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ना, वो याद रखिएगा, वो क्या है? वृष्टि। वृष्टि का मतलब क्या होता है? वर्षा। वर्षा ही तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है
जो कि भारत में कृषि को प्रभावित करता है। अगर भाई बहुत ज्यादा बारिश हुई तो भी समझिए कृषि एकदम बर्बाद होने वाली है, अगर कम बारिश हुई तो भी आपका कृषि बर्बाद होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ऑप्शन आप सभी का दिया गया है कि तापमंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है या फिर आयन मंडल है। जल्दी से आप सभी बताएं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। यस, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। और पता है आपको, इसका जो तापमान होता है ना बेटा, वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई -100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो ऐसे ही जो है सबसे ठंडी परत हो जाएगी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि उल्का पिंड जलकर राख किस मंडल में हो जाती है, उल्का पिंड जो होता है वो जलकर राख किस मंडल में हो जाती है, तो याद रखिएगा यही वो मंडल है जिसमें वो क्या हो जाती है? जलकर राख हो जाती है। और क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है? सबसे निचली परत। कभी भी आपसे पूछा जाए कि सबसे निचली परत कौन सी है, तो बच्चा आप इसी को बताएंगे, सबसे निचली परत। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए जलवायु परिवर्तन किस मंडल में होता है, ठीक है, जलवायु जो आपका परिवर्तन है वो किस मंडल में होता है, तो यही क्षोभ मंडल में। यानी कि आपका आंधियों का चलना किस मंडल में होता है, बर्फ का गिरना किस मंडल में होता है, तो यही मंडल है जिसमें ये सारे काम होते हैं। और अगर हम आयन मंडल की बात करें, तो आयन मंडल जिसको हम बाह्य मंडल भी बोलते हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा, जो रेडियो तरंगे होती, जैसे भाई हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, आप वहां से पढ़ रहे हैं, तो इनका मेन काम क्या है? रेडियो तरंगे ही तो इस बात को हमारे से आप तक पहुंचा रही हैं। तो रेडियो तरंगे जो परिवर्तित होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। तो याद रखिएगा, रेडियो तरंगे परिवर्तित इसी मंडल में होती हैं। और एक और खास बात इसका याद रखिएगा कि उल्का पिंड जो जलना शुरू होती हैं, ठीक है, उल्का पिंड जो है, पिंड जलना जो शुरू होती हैं वो आयन मंडल से शुरू होती हैं, जलकर जो राख होती है वो मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल में वो जलकर राख होती। तो इतनी बातें, जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप सभी उनको जो है नोट भी कर लिया करिएगा। बाकी जो भी अगर कहीं डाउट होता है तो उसको पूछ भी लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को शेयर भी करिए आप सभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है या फिर मीथेन है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि जो है आंसर नहीं करेगा। ग्रीन हाउस कौन सा है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या मीथेन ही तो ग्रीन हाउस गैस के लिए है, मीथेन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के लिए है। आपको पता है कि आईपीसीसी, ठीक है, जो आपका आईपीसीसी जो है उनके अनुसार जो चिन्हित गैस को शामिल किया गया है, सबसे अधिक कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल गैस है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है ना? इसके अलावा कौन है आपका? दूसरे नंबर पर आपका मेथेन है। ठीक है, अगर हम और उसके बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब N2O, ठीक है, एन, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है इसके लिए, जाने रहिएगा, N2S, ठीक है, सॉरी N2O। और याद रखिएगा इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अप्रत्यक्ष रूप में गैस शामिल हैं। आपके जो है नॉन मेथेन हो गया, ये सारे अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस हैं। तो कौन कौन से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आपके ऑप्शन में कौन सा गैस दिया हुआ है? मीथेन दिया हुआ है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और एक और जल वाष्प। ठीक है, एक देखिए एक और भूल गया था, जल वाष्प, ये भी जो है इसके ग्रीन हाउस के लिए क्या है, ये सारे जिम्मेदार। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका
राइट आंसर हो जाएगा। डन सभी को? बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस के बारे में किसने बताया था सर्वप्रथम, तो बताइए किसने बताया था? जीन, किसने बताया था? जीन वेस्ट्रे फुरियर, जीन वेस्ट्रे फुरियर, फ्यूरियर, ठीक है। इन्होंने ही ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्या किया था? बताया था। डन सबको? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1982, 1992, 1996? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा सा प्रश्न है ये, और मुझे लगता है कि आप सभी इस प्रश्न का सही सही आंसर करेंगे। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चे आंसर करेंगे। इसको तो मैंने कई बार, बहुत बार बताया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की अगर आपसे शुरुआत पूछा जाएगा तो 1973 में, ठीक है, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट अगर लॉयन की बात करेगा, ठीक है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट शेर कब आया, तो बेटा याद रखना 1972 में आपका प्रोजेक्ट शेर आया। अगर आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट एलिगेटर कब आया, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिगेटर, तो कब बताएंगे आप सभी? बताइए जल्दी से। प्रोजेक्ट एलिगेटर की बात करेगा बच्चा तो 1975 में आपका क्या आया था? प्रोजेक्ट एलिगेटर आया था। प्रोजेक्ट अगर आपसे गेडा या फिर हिम तेंदुआ पूछा जाए कि भाई प्रोजेक्ट जो आपका गेंडा या फिर हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ कब आया था, तो कब बताएंगे? बताइए जल्दी से। हिम तेंदुआ इनके बारे में पूछेगा तो 1987 में, 1987 में। प्रोजेक्ट गजतमे अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट आपका गजतमे कब आया, मतलब लॉयन प्रोजेक्ट, सॉरी एलिफेंट प्रोजेक्ट जो था वो कब आया था, तो 1992 में प्रोजेक्ट गजतमे आया था। और प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया? प्रोजेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में। रेड पांडा अगर पूछा जाएगा कब आया, तो 1996 में आपका प्रोजेक्ट रेड पांडा आया, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट लॉयन 1972 में, प्रोजेक्ट एलिगेटर यानी कि घड़ियाल प्रोजेक्ट तो 1975 में, प्रोजेक्ट गेंडा या हिम तेंदुआ तो 1987 में, प्रोजेक्ट गजतमे यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1992 में, और प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया था, तो 1996 में आपका प्रोजेक्ट रेड पांडा आया था। डन सबको? यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, परेशानी है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक वाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी आप सभी को वीडियो, और शेयर वेयर तो बनता ही है भाई, क्यों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप सभी मुझे बताएं। आप सभी से पूछा गया है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मिरिडियन यामोत्तर पर खिंची है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा? बताइए जल्दी से। 180 मिरिडियन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 180 इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? 180 देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है ना, जब इस रेखा के पूर्व की ओर जो जाता है तो एक दिन बढ़ाया जाता है, और इस रेखा के पश्चिम की ओर जब आप जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है आपका? घटता जाता है। तो यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, अंडमान द्वीप में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है? जल्दी से, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, राष्ट्रीय पार्क कहां पे स्थित है? हाँ बच्चा, ये तमिलनाडु में स्थित है ना। और कभी भी अगर इससे पूछा जाए कि भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1980 में, 1980 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी।
और ये किसके लिए, ये जैव विविधता के संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए ये जो है ये बनाया गया है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उसी से क्या है ये संबंधित है। ठीक है, डन, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 940 अनुपाते 1000, 916 अनुपाते 1000, 920 अनुपाते 1000, 982 अनुपाते 1000। बताइए जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 2011 का जो आंकड़ा आया था उसके अनुसार जो लिंगानुपात था वो कितना लिंगानुपात था, हाँ 940 अनुपाते 1000। ठीक है, यानी कि क्या था, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो आपका जो है 940 क्या थी, महिलाएं हैं। और ये 2011 जो आपका 2001 था, उससे क्या है, उससे 10 अधिक हैं। ठीक है, 10 क्या है, अधिक हैं। डन, सबको क्लियर हुआ? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है, मधुमक्खी को कहा जाता है, तितली को कहा जाता है? बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है, इसका तो आप सभी आंसर कर लेंगे। एक प्राणी को किसान का मित्र किसको, केचुआ को कहा जाता है ना, केचुआ को कहा जाता है, जो कि एनेलिडा संघ का होता है। और ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को खाते हैं और उसके बाद जब उसको निकालते हैं मिट्टी को, तो वो किसान के लिए बड़ा उपजाऊ मिट्टी होता है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। डन, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात की नहीं है, गोवा की नहीं है, राजस्थान की नहीं है, या फिर महाराष्ट्र की नहीं है? देखते हैं कौन आंसर सही करता है इसका। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपका, भाई राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ही तो एक है जहां पे कोई भी जो है आपका समुद्री सीमा नहीं है। बाकी भारत में 3 ओर से समुद्र हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, तीनों तरफ से आपका है। लेकिन आपका जो है राजस्थान जो है ये कोई भी समुद्री सीमा के नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किससे नदी के प्रदूषक स्तर को मापा जाता है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी, या फिर डब्ल्यूपीएल? ये भी सभी लोग बता देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जल प्रदूषक मापने की जो है मुख्य इकाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका बीओडी। ठीक है, क्या है, बीओडी ही तो जो है नदी में प्रदूषक स्तर मापने, इसका क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और ये क्या करता है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए बीओडी का, अगर बीओडी अधिक हो रहा है तो जल जो है ये ज्यादा संक्रमित होना दर्शाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और बीओडी ऑक्सीजन का मापक है, मतलब पानी के ऑक्सीजन का लेवल कितना है ये इसी को बताता है। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन है, जलस्तर को बायोलॉजिकल, अगर कभी भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, गुड। चलिए अगले प्रश्न को बताइए। समुद्री शैवाल में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है, या फिर लोहा का है? बहुत बढ़िया, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गुड 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 गुड। यहाँ पे क्या है, आयोडीन का ही तो समुद्री शैवाल जो है ये महत्वपूर्ण स्रोत है। यस, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, आप सभी को पता है कि समुद्री शैवाल आयोडीन का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसका डी वाला ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। सैक यानी कि लाइकेन है, परजीवी है, जो है रसायन स्वापोषी है, अपघटक है, सहजीवी है? बताएं आप सभी, जो आपका लाइकेन है वो क्या है?
इसको भी सारे बच्चे आंसर इसका सही करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी है ना, मतलब इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही, इसका डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? मतलब दो जीवों का एक साथ रहना और दोनों का एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, यही तो आपका सहजीविता कहलाता है। और जो लाइकेन है वो किसका सहजीवी है? वो शैवाल एवं कवक से मिलकर जो है उनका सहजीवी है ना, उनसे मिलकर बनता है ना, शैवाल और किससे? कवक से। ठीक है। शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो शैवाल क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। क्या करता है? ये भोजन प्रदान करता है। और अगर बेटा हम कवक की बात करेंगे तो कवक क्या करता है? आश्रय प्रदान करता है। ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन जो होता है वो किस प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है? तो याद रखिएगा, ये वायु प्रदूषण का। किसका प्राकृतिक सूचक है? ये वायु प्रदूषण का क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से बहुत पूछा जाता है। और क्या याद रखेंगे कि जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, कि मात्रा अधिक होती है, वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। डन ना? सबको समझ में आया ना? तो ये था आपका जो है अगला प्रश्न। CNG का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या फिर वाहनों एवं उद्योगों में। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल आपका जो गैस होता है उसका किस रूप में उपयोग किया जाता है? हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। CNG का जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो किस में किया जाता है? वो वाहनों में भी किया जाता है और उद्योगों में भी किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, पूछा जाता है। CNG का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल नेचुरल गैस, इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना? डन, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा? इसको तो बहुत इजी सा प्रश्न है ये, आप सभी इसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जो हमारा पर्यावरण जागरूकता है वो किसके द्वारा इसका सृजन किया जा सकता है? हाँ, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जो है क्षेत्रीय भ्रमण पर बच्चों को ले जाएंगे या हम खुद क्षेत्रीय भ्रमण पर जाएंगे तो इससे हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, उसकी जागरूकता बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे कि क्या कहाँ पे है। तो बिल्कुल सही, इसका बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न, ईवीएस का टेस्ट था ये। और मैंने बहुत कुछ बताने की भी कोशिश की, हम लोग प्रश्न के माध्यम से बहुत कुछ जाने, और आप सभी ने ये भी देखा कि किस तरह से आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का अब जो है करंट अफेयर की क्लासेस भी डेली यहाँ पे होने वाली है। टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं एग्जाम हंट करके, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह आपको बहुत आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा, क्विज वगैरह। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी और इम्पोर्टेंट बातें। तो चलिए फिर, थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कहीं पे कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो वो भी पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आया है। बाकी बातें करते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट।